गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। सो पार्ट 1 अभी हम लोगों ने कवर किया, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए, मेंडल को क्यों हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी हम लोगों ने। सो अभी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करना है, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एक चीज़ में स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इससे हमें एक न्यूमेरिकल मिलना ही है, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर भी करना है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। डाईहाइब्रिड क्रॉस बेटा वो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो करेक्टर्स को अंडर स्टडी ले रहे हैं। दैट इज व्हेन टू करेक्टर्स आर अंडर स्टडी, है ना। दो करेक्टर, जैसे कि अभी हम लोगों ने ना हाइट के बारे में डिस्कस किया था कि भाई हाइट को लेकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट, है ना। तो उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हेयर इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसे कि जिसमें कि दो करेक्टर्स लिए जा रहे हैं, है ना, जिसमें दो करेक्टर्स को स्टडी किया जा रहा है, वो क्या है, हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब दो करेक्टर कौन कौन से लिए थे मेंडल ने दो करेक्टर लिए थे बेटा, जैसे कि ये बोले तो राउंड एंड येलो, है ना। दूसरे उसने लिए रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना। तो ये दो करेक्टर उसने फिर से लिए। अब यहाँ पर देखो, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या है, शेप, दूसरा कलर। तो दैट इज कलर और शेप, दो करेक्टर यहाँ पर लिए गए, दो करेक्टर को क्रॉस किया गया। व्हेन टू करेक्टर्स आर अंडर स्टडी इट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्रॉस क्या है। तो अगेन वही तीन स्टेप फॉलो होंगे, तीन स्टेप, दैट इज सिलेक्शन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, है ना, सिलेक्शन हमारा हो चुका है, राउंड एंड येलो, देन रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो करेक्टर हमने लिए थे। इनको हमने क्या करा दिया बेटा, नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन। अभी जब हम इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें कुछ करेक्टर्स मिलने वाले हैं, है ना, जैसे कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये करेक्टर्स हमें क्या है मिलेंगे जब हम क्या कराएंगे, उनको क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे। अगेन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, है ना। अब इसको मेंडल ने बेटा क्या बोला, इसको बोला F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, राइट। अब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए, है ना, जो सीड्स उसको बेसिकली मिले, वो सारे के सारे सीड्स कैसे थे, ऑल वर राउंड एंड येलो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें, अब ये था नंबर 2 स्टेप। अब नंबर 3 स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज हमारा नंबर 3 स्टेप क्या था, याद करो, सेल्फिंग, है ना, सेल्फिंग। अभी क्या था, ये जो जनरेशन आई है इसको क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेट कराने के लिए क्या चांसेस हो सकते हैं, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी आने की, कि कौन से करेक्टर हमारे आ सकते हैं, है ना। सारे ही करेक्टर के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ अपनी प्रोबेबिलिटीज, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। सी यहाँ से हमने क्या किए, मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी चांसेस हमने ड्रॉ कर लिए। अभी क्या है, अब सेल्फिंग करने के लिए हमने देखा था कि जब भी हमें सेल्फिंग करानी होती थी बेटा, हम क्या करते थे, हम करते थे इसका क्रॉस, हम क्या करते थे, हम करते थे पुनेट स्क्वायर ड्रॉ, ठीक है। सो इसके लिए हम कर देते हैं पुनेट स्क्वायर ड्रॉ। और ये पुनेट स्क्वायर मैं ना आपको बता दूं, जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे ना, कॉपी पेन लेकर नहीं खुद से लगोगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा, है ना। सो फॉर दिस रीज़न आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हम ना पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं हम सीखते हैं, जब तक खुद से हम हाथ नहीं चलाएंगे तब तक उतनी क्लैरिटी से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर क्या था, पुनेट स्क्वायर के बारे में ज़रा बताएं।
पुनेट स्क्वायर क्या है? पुनेट स्क्वायर एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जीन जेनेटिक मेकअप जब होगा, कोई भी जीन जब पेयर करेंगे तो क्या चांसेस हैं, कैसी पेयरिंग होगी, है ना। तो ये हमें कौन बताता है? पुनेट स्क्वायर बताता है। हमने क्या किए, जो जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस थे हमने इनको यहाँ पर लिख लिया। और जब भी आप लेटर्स लिखें तो लेटर्स लिखते वक्त आप क्या करें, आप ध्यान दें कि जो हम लेटर्स लिख रहे हैं वो कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स अगर ये नहीं हो कि आपने कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो ये बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है हमारी एग्जाम में, क्योंकि इससे ना हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। पुनेट स्क्वायर की तरफ आते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये इससे क्रॉस करेगा इसके साथ, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। ये इस तरीके से हम पूरा ही करेंगे। और जब तक मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, आप लोग वहाँ पर अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए ड्रॉ करने की, और देखते हैं किसका कितना सही जाता है ना। देन एट द लास्ट हम चेक करेंगे कि हमारे कितने क्या रेशियो आ रहा है, किस बच्चे का कितना सही हुआ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ, वहाँ पर आप लोग कीजिए, एंड देन विल चेक। अब लिखने का तरीका देखिए, पहले कैपिटल लेटर हमेशा आता है और फिर बाद में हमारा स्मॉल लेटर आता है। देखो पहले कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर, पहले हम इसको लिख दें और फिर हम इसको लिख दें, इनके रेशियोज को लिख दें। तो इस तरीके से हुआ पुनेट स्क्वायर ड्रॉ। देख आप लोग भी अपना पुनेट स्क्वायर चेक कीजिए कि आप लोगों के भी कुछ ऐसे ही रेशियोज आ रहे हैं, ये कुछ और आ रहा है, ठीक है। अभी क्या था, अभी ये हमारे रेशियोज आ गए, है ना। अब अपना हमारा पुनेट स्क्वायर पहुंच गया साइड में। अब यहाँ से हमने क्या करना, अब अगला स्टेप क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, सोचो जरा क्या था। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इनके निकालने हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। सी जीनोटाइप हम डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में कंसीडर अभी अभी 10th क्लास के लेवल पे अभी हमें नहीं करना, आगे ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें सिर्फ फिनोटाइप इसका देखना है। फिनोटाइप क्या था बेटा, फिनोटाइप का मतलब मैंने बताया था, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कोई भी जो सीड आपको सामने दिख रहा है वो फिजिकली कैसा दिख रहा है, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। अब आप लोग खुद देखकर यहाँ पर मुझे बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे कि हमारे पेरेंटल कैरेक्टर क्या थे, पेरेंटल कैरेक्टर थे हमारे राउंड एंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। देखो ये अभी मैं बता रही हूँ कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, है ना, ये तो हमने लिया भी नहीं, लेकिन ये मैम ने कैसे लिख दिया मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग को करनी है फिनोटाइप की बात। बेटा अब जरा इधर देखें, यहाँ पर क्या देखो, ये क्रॉस हमें क्या बता रहा है, दो, दैट इज ये क्या डोमिनेटिंग है, आर आर हमारा क्या था डोमिनेटिंग, ये क्या हाईलाइट कर रहा था, ये हाईलाइट कर रहा था क्या, दैट इज राउंड शेप एंड ग्रीन कलर। तो राउंड एंड ग्रीन कितने हमारे, अगर मैं टोटल इसमें देखूँ ना, टोटल गिनना शुरू करूँ, तो राउंड एंड ग्रीन बेटा हमारे आते हैं टोटल 9, ठीक है। राउंड एंड सॉरी राउंड एंड येलो जो है हमारे कितने आते हैं टोटल 9। वेयर एज अगर मैं ये बात करूँ इस वाले करेक्टर की, दैट इज जो हमारा एक और पेरेंटल करेक्टर था रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारा आता है 1। इसके अलावा बचे हुए दो करेक्टर, देखो ये दो करेक्टर, ये दो करेक्टर तो हमने लिए भी नहीं थे, है ना। हमारे पेरेंट क्या थे, हमारे पेरेंटल करेक्टर कौन से थे, जरा याद करो कौन से थे पेरेंटल करेक्टर, हमारे पेरेंटल करेक्टर बेटा ये थे, ये
हमारे पेरेंटल कैरेक्टर ये थे, राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब ये हमारे क्या थे, ये हमारे पेरेंटल कैरेक्टर थे, है ना, ये हमारे पेरेंट्स थे। लेकिन मतलब पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर थे जो कि ट्रांसफर होने थे। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर जब हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, ऑन फॉर्मुलेटिंग दिस पुनेट स्क्वायर वी हैव फाउंड दैट कि दो तो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर आ रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर थे, है ना, जो कि रेशियो कितना आया हमारा 9 और 1, ठीक। बाकी बचे ये दो क्या है बेटा, हमारे दो नए कैरेक्टर है, दो नए कैरेक्टर का रेशियो कितना आ रहा है, 3:3। तो दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आने वाला है, 9:3:3:1। ये एक बहुत बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि ना हमसे डायहाइब्रिड क्रॉस ज़रूर पूछा जाता है, हमें एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि बताओ भी रेशियो क्या है, कितना रेशियो आएगा, तो उस हिसाब से रेशियो भी याद रखना है, कौन सा रेशियो क्यों आया, तो वो भी हमने याद रखना है। तो ये था बेटा हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि दो कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं वो हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो इनको क्रॉस करने पर, जब हमने इन्हें क्रॉस किया, क्रॉस करने पर पुनेट स्क्वायर जब हमने ड्रॉ किया, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके हमने देखा कि हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो ये आ रहा है 9:3:3:1। 9:3:3:1 से ये पता चलता है। अब एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता चली, वो ये कि डायहाइब्रिड क्रॉस में अब मेंडल को ये पता चला कि दो तो पेरेंटल कैरेक्टर आ गए, मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर हमने लिए थे, और कुछ नए कैरेक्टर समझ में आए। तो इससे इस एक डायहाइब्रिड क्रॉस से मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, है ना, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। तो स्टार मार्क करने पर वी हैव फाउंड दैट, अब मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने ये देखा कि पेरेंटल कैरेक्टर तो आते ही हैं, है ना, पेरेंटल कैरेक्टर तो आते हैं क्रॉस करने पर, बट ऑल्सो सम न्यू कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, है ना। तो देयर इज चांसेस कि जब हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है और हमें हमारा डीएनए मिलता है, सो देयर इज़ अ चांस कि वी विल डेवलप दी करेक्टर्स फ्रॉम ईदर पेरेंट, लाइक हम मदर करेक्टर या फादर करेक्टर डेवलप कर सकते हैं, और कुछ हमारे खुद के न्यूली डेवलप करेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन था, डायहाइब्रिड क्रॉस का ऑब्जर्वेशन था कि कुछ हमारे न्यूली डेवलप करेक्टर्स भी होते हैं और कुछ हमें हमारे पेरेंट्स से करेक्टर मिलते हैं, जो कि यहाँ पर हो गए थे हाईलाइट, ये दो नए कॉम्बिनेशन जब उसको मिले। सो फ्रॉम दिस क्रॉस अब उसको ये सारी ऑब्जर्वेशन मिल गई, ठीक। अब इस क्रॉस के बेसिस पर, इस डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने दो और लॉ दिए। यस, दी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। पहला लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा कवर हो चुका है। अभी हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद बेटा ये वाला हमने पार्ट 1 में कवर किया, अभी आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या था, ये हमने, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेशन का मतलब ही बेटा होता है सेपरेशन, का मतलब ही क्या है, सेपरेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेपरेशन। तो सेपरेशन, अब किसका सेपरेशन हो रहा है भाई, क्योंकि भाई जेनेटिक्स बात ही कर रहा है जीन्स की, ट्रांसफर ऑफ जीन्स की, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर की बात हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर भी किसकी बात होगी, करेक्टर्स की ही बात होगी। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो हमारी बॉडी में लाइक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं तब ये जो 23 पेयर हैं, ये 23 पेयर टूट जाते हैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना, ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और किस में टूट जाते हैं, 23 पेयर में ये टूट जाते हैं। तो मतलब जब हमारे गैमीट्स बनते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा ये कहता है कि हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो 2n है, दैट इज ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं, किसमें, n और n में, ठीक है। दैट इज हमारी जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड मतलब जिसमें
पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो टूट जाते हैं और हमारे क्या बनते हैं बेटा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं। डिप्लॉइड हमारी सेल्स हैं, ठीक है। जब हमारे गैमीट, गैमीट बोले तो स्पर्म एंड ओवा, जब स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है तब हमारे ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, ये ब्रेक हो जाते हैं और ये कैसे बन जाते हैं, हैप्लॉइड, मतलब अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब इससे क्या समझ में आता है, देखो मेंडल ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेंडल ने ये बोला कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। जी हमें भी पता है पेयर्ड होते हैं, 23 पेयर होते हैं। लेकिन उसने ये बोला कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट्स बनते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन हमारे ये जो 2n है ये ब्रेक हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स में। मतलब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है बेटा, ये पेयर्ड क्रोमोसोम ये टूट जाता है, अलग हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है और हमारी हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। दैट इज स्पर्म एंड ओवा आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब इससे फायदा क्या है ना, अब इससे क्या फायदा, अब ये हैप्लॉइड इसलिए होते हैं, सी इसके हैप्लॉइड होने का रीजन क्या है, हैप्लॉइड होने का कारण क्या है कि लाइक वन हमारा कहाँ से आ रहा है, मदर से क्रोमोसोम वन स्ट्रैंड, और वन हमारा कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है ना। अभी क्या होगा, फ्यूजन के टाइम पर ये फ्यूज हो जाएंगे, है ना। और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया ना, देखो हमारा नॉर्मल ये क्रोमोसोम हो गया, मदर से एक स्ट्रैंड आया 50%, 50% फादर से आया, दोनों की क्रॉसिंग हो गई, क्रॉस होने पर अभी ये जो जाइगॉट बना है ना, जो जाइगॉट बनता है उसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम जो अलग हो गए थे फिर से मिल जाते हैं। दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट, यही है फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसको हम बार बार बोलते हैं गैमीट फ्यूज होते हैं, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक क्विक रिकैप में बता देती हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन states that the chromosomes get separated or segregated at the time of gamete formation and they reunite at the time of fusion or fertilization to restore the normal chromosomal number. दैट इज ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्रोमोसोम का पेयर टूट जाता है और ये दोबारा मिलता है बेटा कब, जब फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन होना होता है, ठीक है, उस टाइम पर ये फिर से फ्यूज हो जाता है ताकि एक नॉर्मल जो हमारा 23 पेयर है ये फिर से रीस्टोर हो जाए, ये जो नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर है ये बना रहे, इसीलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। सो थर्ड लॉ की हम बात करें, सो थर्ड लॉ क्या था हमारा, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ, ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता रहना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब ये वाले को याद करने में बहुत दिक्कत है भाई, है ना, तो क्यों दिक्कत है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आया था हमारा, हमारा रेशियो आया था, हमारा रेशियो था 9:3:3:1। तो ये हमारा आया था रेशियो जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, और डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें ये चीज़ पता चली थी कि हमारे क्या हैं, कुछ तो हमारे पेरेंटल करेक्टर हैं, ये वाले पेरेंट्स से आए थे और दो नए करेक्टर आए थे। अब ये क्यों हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आया था बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस से, जो कि जिसमें कि ये बोला गया कि ये जो गैमीट्स हैं, ठीक है, दैट इज जीन्स, है ना, गैमीट्स में हमारा डीएनए, डीएनए में जीन्स, जो जीन्स हैं, जीन्स आर इंडिपेंडेंट, मीन्स ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक जीन दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे जीन के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एक जीन दूसरे जीन से अटैच्ड नहीं है, दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक करेक्टर के लिए एक जीन मदर से आ रहा है तो दूसरा जीन भी मदर से ही आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। दैट इज जीन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए तो बेटा क्या हुआ, हमें कुछ हमारे पेरेंटल करेक्टर मिलते हैं,
यही कारण है कि थोड़े बहुत हम शायद मदर जैसे, थोड़े बहुत फादर जैसे हैं, और कुछ हमारे ऐसे करेक्टर जो ना मम्मी से मिलते हैं ना पापा से मिलते, किसी से मैच नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, हमारे न्यूली डेवलप करेक्टर है, दैट इज हमारे नए करेक्टर है, दैट इज जो जीन्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीन्स मम्मी के ही आएंगे, जरूरी नहीं है सारे के सारे जीन हमारे पापा के ही आएंगे, दैट इज 50%। और कुछ क्या है हमारे न्यूली डेवलप्ड है, दैट इज जीन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो जीन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जरूरी नहीं है कि एक जीन आया है किसी एक पेरेंट से तो दूसरा भी इसी स्पेसिफिक पेरेंट से आएगा। जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो राउंड और येलो का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। वो राउंड और येलो भी हो सकते हैं, है ना, वो साथ में राउंड और रिंकल, राउंड और ग्रीन भी हो सकते हैं, राउंड और येलो भी हो सकते हैं, राउंड और ग्रीन भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे तीनों लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं और फिर से जाके जुड़ते हैं कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि जो नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर है वो रिस्टोर हो सके। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है शॉर्ट में, चूंकि हमारा थर्ड लॉ है, ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक जीन का जो प्रेजेंस है वो दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक जीन दूसरे जीन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर करेक्टर्स, दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर जीन, डजेंट मैटर कौन सा जीन दूसरा साथ में आ रहा है, अगर कोई जीन डोमिनेटिंग होगा या कोई जीन अगर अपना करेक्टर शो कर रहा है तो दूसरा कोई और जीन भी अपना साथ में आके करेक्टर शो कर सकता है ना, कि आईज किसी एक पेरेंट की तरह, नोज किसी एक पेरेंट की तरह, तो ऐसा हो सकता है। सो दीज आर दी थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द inheritance that were given by the मेंडल, राइट। तो ये था हमारा एक पॉइंट, क्लियर। तो ये था पूरा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज जेंडर डिटर्मिनेशन, है ना। तो जेंडर डिटर्मिनेशन क्या है, तो जेंडर डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स कोई भी पर्सन है, कोई भी चाइल्ड जो है उसका जेंडर क्या होगा, मीन्स जो फीटस डेवलप हो रहा है वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। सो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जेंडर में, जैसे कि अभी हम क्रोमोसोम से समझते हैं ना, हमें इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें रिवाइंड जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, टोटल हमारे 23 पेयर्स, ठीक है। टोटल हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स की अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी करेक्टर्स को, ठीक है, नॉर्मल बॉडी करेक्टर्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज कि जैसे आईज, नोज, हमारी हाइट, है ना, ये सारी नॉर्मल बॉडी करेक्टर्स। लेकिन जो ये एक बचा हुआ पेयर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एलोसोम भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है बेटा एलोसोम, ठीक है, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज, अब ये जो एक पेयर है, बस ये एक पेयर क्या है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर, हमारे जेंडर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लाइक अगर ये एक पेयर की बात करें तो दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स इज अकरिंग इन फीमेल्स एंड एक्स वाई इज अकरिंग इन मेल्स, ओके। सो दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जो बचे हुए 22 हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी नॉर्मल बॉडी करेक्टर की, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन, हमारी हाइट, हमारे बॉडी फीचर्स कैसे होंगे ना, वो सारे करेक्टर्स कौन है, ये 22 पेयर कंट्रोल कर लेते हैं। देन जो बस एक पेयर बचता है, जो एक 23 में से जो एक पेयर बच रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, दैट इज हमारे जेंडर के लिए, कि कैसा जेंडर डेवलप होगा, कि जो भी फीटस डेवलप हो रहा है वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो इस एक पेयर से डिसाइड होता है। दैट इज फीमेल्स bear all the XX and males bear all the XY क्रोमोसोम, दैट इज ये वाला एक पेयर जो है ये प्रेजेंट होता है। अभी देखो फीमेल्स में तो XX है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर ये वाली पॉइंट की बात करते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये X एंड Y। देखो फीमेल्स में XX,
तो कितने भी एग बनेंगे दे विल हैव एक्स, है ना, उनके पास क्या होने वाले, एक्स होने वाले हैं। अभी जरा याद करना, थोड़ा सा रिवाइंड जाओ और याद करो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये अलग हो जाता है, ये टूट जाता है। अब देखो पहले क्या था, एक्स और वाई था, अब क्या है, अब जब गैमीट बनेंगे, मतलब जब स्पर्म फॉर्मेशन होगा, है ना, जब स्पर्म्स फॉर्म होंगे उस टाइम पे क्या होगा, 50% जो होगा, 50% क्या होगा बेटा, एक्स, और 50% क्या होगा, वाई। जब स्पर्म बनेंगे, दैट इज जो गैमीट बनेंगे, जो कि मैंडल अंकल ने बोला था कि सेग्रीगेशन हो जाता है, मीन जब गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम पेयर टूट जाता है, ये पेयर टूट गया, तो एक्स वाई से क्या बन रहा है बेटा, एक्स और वाई बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स और वाई बने हैं, ठीक है, एक्स और वाई, अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 50% स्पर्म will carry X chromosome and 50% will carry Y chromosome, 50% carry X, 50% carry Y chromosome। अब ये जो हम इनकी अब आगे फर्दर और बात करते हैं, अब यहाँ से हमें समझ में आएगा जेंडर क्या है। देखो अगर अगर ये जो X क्रोमोसोम है ना, अगर ये X क्रोमोसोम गया, है ना, और X से फ्यूज हो गया, अगर X क्रोमोसोम जाके X से फ्यूज हो रहा है तो क्या होगा, इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, होगा गर्ल, क्योंकि x और x क्या बन जाएगा, XX, राइट। लेकिन अगर ये y क्रोमोसोम अगर गया और फ्यूज कर गया, अगर y क्रोमोसोम जाकर फ्यूज कर जाएगा, y क्रोमोसोम लाइक y स्पर्म, द स्पर्म हैविंग y क्रोमोसोम अगर ये जाके x से फ्यूज कर गया, देन इट विल बी x एंड y, हो गया ना। देखो पहले ये टूट गए थे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फिर से आके जुड़ गए, दैट इज पेयरिंग हो गई, दैट इज 23 क्रोमोसोम हमारे पूरे हो गए। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा बॉय चाइल्ड, दिस विल बी अ गर्ल चाइल्ड एंड दिस विल बी अ बॉय चाइल्ड। इसको एक लास्ट क्रॉस के साथ में और समझ लेते हैं। मदर इज हैविंग XX एंड फादर इज हैविंग XY। अगर X क्रोमोसोम आके फ्यूज कर गया तो बन जाएगा XX, अगर Y क्रोमोसोम आके फ्यूज करता है तो बनता है X और Y। सो दैट इज, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा गर्ल चाइल्ड और ये हो गया हमारा बॉय चाइल्ड। सो अगर इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं, सो परसेंट चांसेस कितने हैं बेटा, वी हैव 50% चांसेस, देयर इज ऑलवेज 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ गर्ल चाइल्ड और हैविंग अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो ये था हमारा, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा बड़ा इजी सा टॉपिक और क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस जेंडर डिटर्मिनेशन, है ना, कि क्या है कैसे है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे से पूछा जाता है, दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। तो जेंडर ऑफ अ चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, अब देखो यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिल गया, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑलवेज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, है ना, ऑलवेज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। और जेंडर कब डिसाइड हो जाता है, जेंडर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ही डिसाइड हो जाता है कि जो फीटस आगे डेवलप होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फादर ऑफ अ child. So that's it, that's all about this topic of gender determination. I hope ये clear हुआ है ना। तो ये था पूरा पार्ट 1 कवर हो चुका है हमारा, पार्ट 2 है, दोनों देखना, दोनों देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ये क्या है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी पर एक बहुत छोटा सा एक है हमारे पास, वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि उसी से जो छोटे टर्म्स जो आते हैं ना, कि होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, जब तक आप वो नहीं देखोगे ना ये चैप्टर तो कवर नहीं हो पाता, क्योंकि हमें टर्म समझ में नहीं आते। तो छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।